नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ में बजट सत्र की अवधि को लेकर बीएससी की बैठक हुई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की थी। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की जगह बीबी बत्रा भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि सुबह का बजट सत्र 2 चरणों में पेश किया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत 20 फरवरी से होगी। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 2 दिन उस पर चर्चा की जाएगी। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। अब देखना यह होगा कि इस बार के बजट में क्या खास होगा, साथ ही प्रदेश की जनता को कितना लुभाता है और विपक्ष को कितना सही लगता है। क्या इस बार बजट में कुछ अलग होगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब और दलीलों को देने के लिए हम आज चर्चा करेंगे। तो ये बजट कितना खास होगा, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि बीएससी की बैठक भी हुई और बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। बजट सत्र को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है, जहां 23 फरवरी को बजट पेश होना है और प्रदेश भर की जनता की उम्मीदें इस बजट से काफी ज्यादा है। तमाम विपक्ष के साथ साथ जनता की नजर भी बजट पर इस बार टिकी हुई है कि इस बार मनोहर सरकार क्या कुछ सौगातें देती है और बजट पिटारे से क्या कुछ आम जनता के लिए खास होता है, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आपको बता दें कि 2 चरणों में बजट सत्र होना है, जिसकी शुरुआत 20 फरवरी को होगी। 20 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 21 और 22 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। वहीं 23 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। दूसरा सत्र जो है, दूसरा चरण सत्र का शुरू होगा 17 मार्च को और 22 मार्च तक ये सत्र चलेगा। आपको बता दें कि इस बार का बजट बेहद ही खास है और आपको बता दें कि बजट 23 फरवरी को पेश होगा। बीएससी की बैठक में अहम फैसले भी लिए जा चुके हैं और 2 चरणों में इस बार का सत्र होना है। डिस्कशन हुई है, उसके अंदर गवर्नर एड्रेस के ऊपर भी चर्चा हुई है कि उस दिन कॉलिंग अटेंशन लिए जाएंगे। उसके साथ साथ फिर आगे 2 दिन गवर्नर की स्पीच के ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अपना बजट पेश करेंगे। रिसेस रखी जाएगी पिछली बार की तरह, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स को चर्चित कर कमेटियां अपना विजन दे और उसके बाद 17 तारीख से रिज्यूम होकर 22 तारीख को सेशन कंक्लूड होगा। मतलब बजट सेशन शुरू होगा और उसी दिन पहले दिन गवर्नर एड्रेस होगा। गवर्नर एड्रेस के बाद कुछ विधायक कार्रवाई की जाएगी। एक आधा कॉन्स्टिट्यूशन मोशन भी लग सकता है और 17 तारीख से वो जो क्या नाम है इसका डिस्कशन शुरू होगा गवर्नर एड्रेस के ऊपर। 20 तारीख को अपना गवर्नर एड्रेस आएगा और उसके बाद 21 और 22 2 दिन गवर्नर एड्रेस पे बहस होगी और 23 तारीख को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे एज फाइनेंस मिनिस्टर। वही बजट पर चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गहलावत बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, नलिन हुड्डा प्रवक्ता जेजेपी जुड़ चुके हैं, रविंद्र सिंह ढुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, ओमकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र गहलावत जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि बजट पेश होना है और ऐसे में प्रदेश की जनता की नजर टिकी हुई है। काफी उम्मीदें हैं इस बजट से जनता को। कैसा रहेगा इस बार का बजट? देखिए, काफी समय से बजट पर चर्चा हो रही है और विभिन्न समुदाय के लोगों से इस पे चर्चा, इसका जो मन है सबका शामिल किया है। विधायकों से भी चर्चा हुई है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट से भी चर्चा हुई है, तो सभी लोगों से चर्चा करके इस बजट को तैयार करने का काम हो रहा है। और ये जब 20 तारीख से जब सेशन शुरू होगा तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 2 दिन उस पर चर्चा होगी और 23 तारीख को माननीय मनोहर लाल जी वित्त मंत्री के तौर पर बजट को पेश करेंगे। और ये पहली बार होगा कि बजट पेश करने के बाद कम से कम 15-20 दिन विधायकों को उस पर विचार करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए समय मिलेगा और 18 तारीख से जो दोबारा उस पर चर्चा होगी। और मैं ये कहता हूँ अब की बार जो बजट आएगा अमृतकाल का सबसे बढ़िया बजट होगा और इसमें कोई भी समुदाय को नहीं छोड़ा जाएगा। सबके लिए सबकी कल्याणकारी योजनाएं इस बजट में होंगी
और ये विकास का बजट होगा। इसमें कोई लोक लुभावने वादे नहीं होंगे। सारे के सारा जो क्रियान्वयन होगा, जो काम किए जाएंगे, उन्हीं को बजट में प्रोविजन होगा। और मैं ये कहता हूँ, देखिए गरीब लोग हों, किसान हों और व्यापारी हों, देखिए सबका इस बजट में सबसे चर्चा करने के बाद इस बजट को तैयार किया गया है। और ये बजट बहुत ही बढ़िया किस्म का बजट होगा। इसमें पूरी चर्चा होगी, किसी को भी इसमें निराशा नहीं मिलेगी और सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में सबका ध्यान रखा गया है। सबसे चर्चा करने के बाद ये बजट तैयार हुआ है। ठीक है भूपेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। नलीम हुड्डा, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए। नलीम जी, सरकार कितनी तैयार है इसके साथ ही, क्योंकि बजट सत्र में काफी समय का काफी वक्त जो है लिया गया है, क्योंकि 2 सत्रों में 2 फेज में ये सत्र जो है कंडक्ट किया जाएगा, और ऐसे में सरकार कितनी तैयार है, इसके साथ ही विपक्ष के जवाब देने के लिए सरकार कितनी तैयार है? देखिए, निसंदेह ये बजट एक बड़ा ऐतिहासिक बजट होगा, और जैसा कि विभिन्न मीटिंग्स पिछले पास कुछ दिनों में होल्ड की गई हैं विभिन्न समुदायों के साथ, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ, और सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया कि एक इंडस्ट्री को हरियाणा में बढ़ावा देने के लिए खास जो विशेष जो ध्यान है वो इंडस्ट्रियल ईज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे दिया जाएगा। उसके बाद 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। तो जो हमारा छोटा अनाज है उसकी प्रोडक्शन किस तरीके से हरियाणा में बढ़े, उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए ताकि एक्सपोर्ट्स हरियाणा में छोटे अनाज के मिलेट्स के बढ़ सके, उनके ऊपर प्राथमिकता रखी गई है। और उसके बाद किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करके हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं हरियाणा के अंदर, उसके ऊपर बड़ा एक विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये सब बातें जो हैं ये आज हमारे प्रदेश के अंदर ये जो नीड ऑफ द आवर हम लोग कहते हैं वो हैं। और मैं अच्छा समझता हूं कि हमारी सरकार का इस तरफ ध्यान है और सरकार इस बजट के अंदर इन सारी चीजों को प्राथमिकता देते हुए इस बजट को पेश करने जा रही है। ठीक है नलीम जी, लौटेंगे आपके पास। रविंद्र सिंह ढुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, बीजेपी और जेजेपी दोनों प्रवक्ता को सुना आपने, और दोनों की तरफ से, सरकार की तरफ से ये कहना है कि इस बार का बजट जो है वो सबसे बेस्ट बजट रहेगा, इसके साथ ही किसी को भी इस बजट से निराशा नहीं होगी। आपका क्या रिएक्शन है? ये थी निराशा, लेकिन जिस प्रकार का इन्होंने केंद्र का बजट जो है पेश किया है या जिस प्रकार के इनके पुराने बजट रहे हैं, उससे मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई होप होगी। इस बजट के अंदर केवल एक ही चीज आएगी, वो ये है कि सरकार ये बताने का काम करेगी कि हमने इतना कर्ज और ले लिया और इतना जो है उसके अंदर कर्ज को रिपे करने के लिए हमने कर्ज लेने का काम किया। इसके अलावा ज्यादा कुछ करने वाले ये है नहीं। बाकी अपने जो पोर्टल बनाने के लिए जो ये हर बारी कोई ना कोई ऑनलाइन चीजें करने के लिए कोई योजनाएं लेकर के आते रहे, उन योजनाओं से तो बहुत ज्यादा लाभ अभी तक तो ये निकाल नहीं पाए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई ना कोई और टॉर्चर योजना जरूर से जरूर इनके द्वारा निकाली जाएगी। इससे पहले इन्होंने 2020-21 के अंदर मुझे ध्यान आ रहा है कि भाई एजुकेशन के बजट के अंदर जो है इन्होंने प्रावधान किया था कि हम स्मार्ट क्लासेज भी बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। जब स्कूल खुले उसके बाद में वो सब के सब चीजें जो है दरकिनार करते हुए इन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं किया है। पूरा का पूरा बजट जो है लैप्स हुआ, और वर्तमान के अंदर भी जो है इनका पुराना ट्रेंड रहा है लगातार पिछले 7-8 साल के अंदर। प्रावधान तो बजट के अंदर करते हैं लेकिन यूटिलाइजेशन उनका कभी भी होता नहीं है। तो ऐसे में बजट जो है कहीं ना कहीं जाकर के जो है अगले साल जाकर के लैप्स हो जाता है, और जिसकी रिपोर्ट हर बार रखी जाती है। अब की बार भी आप देख लीजिएगा बजट के अंदर जब असेसमेंट करेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत बड़ा पार्ट ऐसा रहेगा बजट का जो कि लैप्स हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो है एजुकेशन जैसी चीजों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर लगातार ये हर साल बजट घटाते जा रहे हैं। सोशल सर्विसेज के ऊपर भी ये लगातार घटाते जा रहे हैं, ऐसा डेटा हमेशा रहा है। अब की बार भी विपक्ष जो है कांग्रेस इसको इस मामले के ऊपर घेरने का प्रयास करेगी। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारी, अर्जेंट मोशन की भी है, बहुत सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर जो है हम सरकार की इन कमियों को बताने का काम करेंगे। आशा हम जरूर रखते हैं कि सरकार को एक अच्छा बजट पेश करना चाहिए, क्योंकि अच्छा बजट पेश करना इनका दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। लेकिन इनसे कोई आशा रखना बेमानी इसलिए है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब रहा है। जी ठीक है रविंद्र।
लौटेंगे आपके पास। ओमकार सिंह जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है विपक्ष को हमेशा इस बात से दिक्कत रहती थी जो सत्र है उसकी समय अवधि। इस बार बीएससी की बैठक हुई और समय अवधि 2 चरणों में जो है बजट का सत्र जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इस समय अवधि से आप कितने खुश है, संतुष्ट हैं? देखिए श्रावणी जी, जहां तक समय अवधि का बात है, बीच में 21 दिन का अंतराल है। 23 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, दोबारा 17 मार्च में जाके इस पे चर्चा होगी। 21 दिन का अंतराल है। मैं तो अपने भाई की भी बात सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई हैं, ये बता रहे थे कि अमृत काल का पहला बजट और बहुत बढ़िया बजट होगा, सबसे बेस्ट बजट होगा। जब अमृत काल का है ही पहला बजट, आप सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकते, आप उद्योगीकरण को बढ़ावा दीजिए, एमएसएमई यूनिट्स को लोन दीजिए, जो एनपीए यूनिट्स हो चुकी है उनको एनपीए से बाहर निकालिए, उनको छूट दीजिए, उनको अलग तरह की छूट दीजिए, कुछ इनकम टैक्स का प्रावधान करिए, केंद्र आपका जीएसटी का प्रावधान कराइए। जैसे हिमाचल ने इनकम टैक्स और जीएसटी 10 साल के लिए माफ किया था, आप नई यूनिट्स को अपने पास इन्वेस्ट करवाइए। आपने कहा था बीजेपी सरकार और गठबंधन सरकार ने कि 6.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए। श्रावणी जी, आपको याद होगा इन्हीं की स्टेटमेंट थी, जब वे विदेशों में गए थे, करोड़ों रुपए खर्च किया था, इन्होंने बोला था 6.5 लाख करोड़, जबकि इनको ये नहीं पता कितनी जीरो होती है उसमें। एमओयू साइन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मात्र 10 या 11 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। आप इन्वेस्टमेंट लाइए बजट में, हम सैल्यूट करेंगे आपको, आप उद्योगीकरण कीजिए। क्या कारण है कि हरियाणा के उद्योगपति जाके हिमाचल में सेटल हो गए? सैकड़ों उद्योगपति ऐसे हैं जो अंबाला और अंबाले के साथ लगते पंचकुला और यहाँ से जाके हिमाचल में चले गए। कारण है उसका, वहां पे जमीन सस्ती मिली उनको, बिजली 1.5 रुपए यूनिट मिली, लोन सस्ता मिला उनको, जीएसटी और इनकम टैक्स में 10 साल की छूट मिली, लेबर प्रावधानों में छूट मिली। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे बेरोजगारी कम हो। आज हरियाणा की स्थिति यह है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई तीनों चरम पर है। आप कीजिए किसी तरीके इनको कम, हम आपकी सराहना करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जब बजट में इन्होंने कर्ज की बात आती है, मेरे भाई रविंदर गुरु जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं निराशावादी नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती लेके आएंगे, आप अच्छा भी लेके आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज प्रदेश के सिर पर है, और जब ये सरकार आई थी तब मात्र 67,000 करोड़ का था। जब चौटाला सरकार गई थी, इनेलो सरकार गई थी, तो 2,000 करोड़ सरप्लस था बजट में। इनको ये देखिए कि कर्ज के पैसे से घी खाना बंद कीजिए, उससे सेहत नहीं बनेगी, उससे दिमाग खराब होगा, टेंशन आएगी दिमाग में। आपने इतना कर्ज ले लिया और ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोई संरचनात्मक ढांचे में इतनी वृद्धि मेरे को तो नहीं नजर आती। आपको अगर नजर आती हो तो श्रावणी जी जरूर बताना कि इतने पैसे 3 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने कर्ज ले लिया, और जिसमें से 67,000 करोड़ अगर कांग्रेस का निकाल भी दिया जाए तो 2.25 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज इन्होंने लिया। हम चाहते हैं शिक्षा के ऊपर ऐसा बजट आए, हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिले, लेकिन ये नहीं चाहते कि मेडिकल का स्टूडेंट जो पहले 80,000 रुपए साल का था वो 10 लाख रुपए साल का बॉन्ड भरे, ये भी नहीं चाहते। हम ये भी नहीं चाहते कि सरकारी स्कूलों को बंद करिए, सरकारी स्कूलों को मर्ज कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सरकारी शिक्षा नीति को बढ़ाइए, ऐसा कीजिए ताकि प्रदेश का प्रत्येक बच्चा, चाहे वो गरीब का, चाहे अमीर का, चाहे मध्यम वर्ग का, प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। हमारा भविष्य है, हमारे देश का निर्माता है हमारा बच्चा। लेकिन आप शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ, इन बातों की तरफ, और सबके अंत में एक बात कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य के ऊपर बजट ऐसा होना चाहिए। कहते तो बहुत कुछ है, इन्होंने कहा था प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, कितनों में खोल दिए जरूर बताएं, और आगे कितनों में खोल देंगे, 2-2 मेडिकल हो जाएंगे मेरे ख्याल एक जिले में। ऐसी व्यवस्था करें कि स्वास्थ्य हमारा सबका ऐसे स्तर पर हो कि हमें अंतर्राष्ट्रीय तो क्या राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं तो हमारे को मिले और फ्री में मिले। ठीक है ओमकार जी, लौटूंगे आपके पास। भूपेंद्र जी, आपने दोनों ही नेताओं को सुना, विपक्ष के नेताओं को सुना, कई आरोप लगाया गया उनके द्वारा, आप जवाब दे। देखिए, पहले तो मैं धुल साहब ने जो हेल्थ की बात की, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। हमारे इस केंद्र का जो बजट आया, इन्होंने उसकी भी आलोचना की कि जैसा केंद्र का बजट आया वैसे ही यहाँ का बजट आएगा। केंद्र के बजट में 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने का हमने प्रोविजन किया है, और हरियाणा के अंदर भी 700 सीटें तो हमने एमबीबीएस की बढ़ाई है। और ये कहना कि इन्होंने कुछ नहीं किया, और मैं ये कहता हूँ विकास की कितनी परियोजनाएं लेके आए और रोजगार के लिए कितने अवसर हमने पैदा किए। हमारे हरियाणा के अंदर खरखोदा में
मारुति का प्लांट मिला, क्योंकि हमने यहाँ अपने प्रदेश में डेवलपमेंट की, रोडों की कनेक्टिविटी की, रेलवे की कनेक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से हरियाणा में बिजनेस आया है। और मैं ये कहता हूँ कितना बड़ा उद्योग लगा है, 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और रेलवे की जो कोच फैक्ट्री है वो गन्नौर में लगी है, और इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट गन्नौर में बनने लग रही है। और मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो फरीदाबाद में बना है वो प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन वो लोग इसीलिए आए कि सारी कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट से भी और रेलवे से भी और रोड से भी थी, इसलिए उन्होंने अपना हॉस्पिटल को फरीदाबाद में बनाने का काम किया। हमारी सरकार सभी उस पर बहुत मजबूती से काम कर रही है। सब बेरोजगारी को भी दूर करने का हमारे उसमें प्लान है। और हम जो सारी इन्होंने स्कूलों की बात की, ये सारी रटी रटाई बातें करते हैं। और इन्होंने कहा कि 2,000 करोड़ रुपया सरप्लस था लोकदल की सरकार में। लोकदल की सरकार में तो कुछ होता ही नहीं था, कब्जे होते थे, नौकरी किस तरह से बंदरबात होता था, ऐसे कैसे नौकरी मिलती थी, खर्ची पर्ची लेके। और उनका रिजल्ट सारी दुनिया के सामने है कि उसका क्या नतीजा रहा था, कौन लोग जेलों में गए थे, कितने साल की जेल काट के आए, और उन्होंने किस तरह से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का काम किया था, ये लोग भूल गए। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, डेवलपमेंट तो जीरो थी, कब्जे होते थे, रेडी वालों को कोई सामान लेके पैसे नहीं देता था, और गुंडा राज उस समय आ गया था, इसीलिए इनको रिजल्ट भी मिल गया। इनकी मुश्किल से 1 सीट आई और 1% से कम वोट मिली, जनता ने इनको आईना दिखा दिया। मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी का भी क्या हाल हुआ, 2005 में 70 सीटें लेके आए थे और फिर ये 15 सीटों पर आ गए। और जिन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की ये बात करते हैं, उनकी सोनीपत में जमानत जब्त होने की बात हुई और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मार्जिन से जीती, और इनका जो सुपड़ा साफ होता चला गया। फिर ये कभी किसानों का नाम लेते हैं, देखिए पीछे किसान एजुकेशन में ये बढ़ चढ़कर कोई इनका सारा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं की थी, इनके द्वारा किसानों का वो एजुकेशन नहीं था, ये जो सरकारें थी इन्होंने उसमें भाग लिया हुआ था। और हमारे इन्होंने एक नारा दिलाया था कि बीजेपी को हराओ, और चटोनी साहब भी बीजेपी को हराने की बात करते थे, टिकैत साहब भी बात करते थे, लेकिन किसान तो हमारे साथ था। किसानों की तो हम कल्याणकारी योजनाएं लेके इतने आए हुए हैं, किसान हमारे साथ था। बिल्कुल भूपेंद्र जी, किसानों की अगर हम बात करें, आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे मांग है जिसको लेकर किसान अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो इस बार का जो बजट आएगा किसानों के लिए भी कुछ खास होगा? बजट में भी खास किया है जी, 6,000 करोड़ रुपए हमने जो स्टार्टअप किया उसके लिए रखे हैं, 6,000 करोड़ रुपए मछली पालन के रखे हैं, और जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे किसान निधि योजना है, चाहे भरपाई योजना है, और चाहे दूसरे भी, अगर बरसात से कोई फसल नहीं बिजाई हो पाती तो उसका भी मुआवजा देने की सरकार काम करती है। ये सरकार किसानों की सरकार है। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नलीम जी हमारे साथ बने हुए हैं। नलीम जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि दोनों ही विपक्ष के नेताओं को आपने सुना। ओमकार जी की बात करें तो ओमकार जी ने कहा है कि शिक्षा की बात कर ली जाए, रोजगार की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, इन पर सरकार का मेन फोकस इस बार बजट पर रहना चाहिए। सरकार का फोकस किन किन मुद्दों पर रहेगा? इसके साथ ही क्योंकि सरकार की तरफ से इस बार आम जनता से भी सुझाव मांगे गए थे, तो कितना मनोहर इस बार का ये बजट होगा? देखिए, मैंने कांग्रेस और लोकदल दोनों के ही प्रवक्ताओं की बातें सुनी, और एक बड़ा उन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके, और वही जो रटी रटाई बातें होती हैं किसी भी चीज के बारे में आलोचना करने की, खराब बोलने की, क्रिटिसाइज करने की, वो उन्होंने करी। ठीक है, वो विपक्ष में है, उनका काम है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अभी बजट आया नहीं है, लेकिन हमने तो अपनी घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। अब कांग्रेस को मेरे ख्याल से लंबे समय तक ये घेरने की ही तैयारी में एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि उनका काम ये रह गया कि किसी चीज को प्रोज और कॉन्स में तोलने की बजाय वो पहले ही सिर्फ घेरने की तैयारी में बहुत ज्यादा अपने आप को मशरूफ रखते हैं, रादर देन कि वो इश्यूज और पॉलिसी के ऊपर बात करें। कांग्रेस के अगर कोई ऐसे सुझाव हैं, कोई ऐसी बात है, तो वो अपने नेताओं के जरिए विधानसभा में रख सकते हैं और बजट में उसकी इंट्रोडक्शन की मांग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति को सूट करता है सिर्फ एंटी इस्टेब्लिशमेंट रवैया, जो कि आज पूरी कांग्रेस हो गई है।
लोकदल के प्रवक्ता आज मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कांग्रेस की बातों का बड़ा समर्थन कर रहे थे और पिछले कुछ समय से देखा गया है कि लोकदल कुछ ज्यादा ही कांग्रेस की बातों का समर्थन करने लग रही है। शायद अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश करने की कोशिश है या कुछ और इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, वो भली बात ही जानते हो। लेकिन दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई भी प्रोडक्टिव एडवाइस या प्रोडक्टिव सुझाव नहीं आया। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि शायद दोनों में से कोई भी प्रवक्ता कोई एडवाइस या सुझाव देंगे कि अगले बजट में किस तरीके से इंडक्शन करी जानी चाहिए, लेकिन वही घिसी पिटी बातें, वही आलोचनाएं, वही तर्क वितर्क, कोई भी सुझाव नहीं, कोई इंडक्शन नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो सिर्फ केवल हंगामा करने की बजाय दोनों ही पार्टियां कुछ करने का काम नहीं करेंगी, कोई प्रोडक्टिव सुझाव नहीं देंगी और प्रदेश को किस तरीके से एक सकारात्मक ऑपोजिशन और सरकार दोनों मिलकर कैसे आगे लिए जाए, इनके कोई सुझाव नहीं आएंगे। आपने बात कही कि किन पॉइंट्स के ऊपर महत्व दिया जाएगा, तो वो मैंने पहले भी बताया कि जैसे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए या छोटे अनाज की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, ये सब पिछली जो कुछ मीटिंगें हुई हैं तो सरकार का जो रवैया है वो बड़ा प्रोग्रेसिव और प्रो डेवलपमेंट है। और मैं समझता हूं कि इस बजट के बाद लोगों का जो समर्थन है वो सरकार के प्रति निरंतर और ज्यादा बढ़ेगा और दोनों ही ये पार्टियां कांग्रेस और लोकदल को अपने आप पता लग जाएगा कि जन समर्थन कहां है। ठीक है नलीम जी, लौटूंगे आपके पास। रविंद्र जी, आपका रुख करूंगी। नलीम जी की बात पर मुस्कुरा रहे थे आप, क्या वजह है? इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि विपक्ष इस बार सत्र को लेकर कितनी तैयार है? देखिए, मैं थोड़ी सी हैरानी बस उसकी चीज के ऊपर नहीं, छोटे भाई हैं नलीम मेरे, लेकिन मुझे हैरानी हुई, मैंने शब्द घेरना इस्तेमाल ही नहीं की, मुझे उस बात पे हुई। मैंने कहा था हमारे पास में बहुत सारे प्रश्न हमने लगाए, लगभग मतलब मैं मानता हूं कि कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो मैंने खुद तैयार किए हैं। तो क्वेश्चन लगाए हमने, अडजमेंट मोशंस हमने लगाए हैं, जीरो आवर्स के हमारे पास में डिस्कशन हमने तैयार किए हैं। बहुत सारी चीजें जो एक पार्लियामेंट्री प्रथा के तहत जो करनी चाहिए उनके लिए कांग्रेस की तरफ से तैयारी पूरी है, ताकि सरकार की मुद्दों के प्रति जवाबदेही को तय किया जा सके। इसे घेरना नहीं कहते, ये संसदीय लोकतंत्र परंपरा के अंदर जो संसद या फिर विधानसभा जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, मंदिर के अंदर जो कार्य किए जाते हैं वही कार्य हम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और एक अलग चीज नहीं ले रहे हैं। जहां तक बात रही सुझाव की, तो सुझाव जो कहते हैं ना कि भाई आपको सुझाव देना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो। सुझाव हमारे कौन से सुझाव इन्होंने, मैं इसलिए इससे पिछले कम से कम 10 बजट की जानकारी यहाँ पर सार्वजनिक कर सकता हूँ, जहाँ पर कांग्रेस के द्वारा या विपक्षी किसी भी पार्टी के द्वारा ढेरों सुझाव सत्ता पक्ष को दिए गए, लेकिन उनको कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता है। सुझाव तो हमने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे इनको लोक हित के अंदर, जनता या जनहित के अंदर इनको दिया है कि भी जिन चीजों के ऊपर वर्तमान के अंदर आपने पूरे के पूरे हरियाणा को लाइन में लेकर के खड़ा किया हुआ है, उन अपनी स्कीम्स को वापस लेने का काम करें। सुझाव बिल्कुल सही है वो, अब उस सुझाव के ऊपर काम नहीं करेंगे। सुझाव बिल्कुल क्लियर है, इससे पहले भी इसके बारे में सुझाव दिया गया था कि सरकार को अपना घाटा कम करने के लिए अपना कर्ज को कम करने का काम करना चाहिए। आपने कर्ज की रिपेमेंट के ऊपर तो आपने बजट को बढ़ा दिया, आपने एजुकेशन जैसी सोशल सर्विसेज के ऊपर बजट घटाने का काम कर रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं? मेडिकल की फैसिलिटीज के ऊपर, हेल्थ के ऊपर पिछली बार ठीक है रविंद्र जी, समय की कमी के कारण यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपको माफी चाहूंगी, समय की कमी है हमारे पास। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नलीम जी और ओमकार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे हमारे साथ, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी दलीलें रखी है, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार के बजट में जनता के लिए क्या कुछ खास होता है, क्या जनता इस बार के बजट से कितनी खुश होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।